हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मजे में? आगे हमने ड्यूल नेचर से रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन कर रखा है। अगर हम थोड़ा ऐसे स्टार्ट करें, याद करें, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वर्क फंक्शन. The work function nothing but the minimum amount of energy required for the emission of photoelectrons. कि photoelectrons को emission करने के लिए the minimum amount of energy required is called work function of the metal. और उसी से रिलेटेड हमने threshold frequency भी बोल दी. The minimum frequency of the incident radiation is required for the emission of electron. It's called threshold frequency. Then after we have discussed about the process of emissions. फिर as a Hertz experiment, Hallwar's experiment, Linar's experiment. And in Linar's experiment, already we have concluded that stopping potential is depends on the frequency, not on intensity, and photoelectric current depends on intensity, not on frequency. बस इसी को हमें थोड़ा अब आगे जाना है, एक स्टेप आगे जाना है. तब जो भी हमने आगे उससे रिलेटेड ग्राफ कर रखे उसी को वापस थोड़ा रिवाइज करते हैं और आज हमें उसी की प्रॉपर्टीज देनी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि क्या है उसकी प्रॉपर्टी. दिस इज टोटली बेस्ड ऑन लीनार्ड्स एक्सपेरिमेंट. जो भी लीनार्ड ने लास्ट में कंक्लूजन दिया है, जो भी ग्राफ से पूरा बोला हुआ है, बस वही है द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हेनेवर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस एंड दे आर एक्सेलरेटेड बाय द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर. अगर उसका जो लीनार्ड एक्सपेरिमेंट है उसके लिए जो भी उसने फोटो ट्यूब लिया है और इससे रिलेटेड उसका सिर्फ हम रफ डायग्राम वापस याद करें तो कुछ ऐसा है. दिस वन इज द फोटो ट्यूब. इसमें एक विंडो, वन साइड द फोटो सेंसिटिव सरफेस, अनदर साइड कलेक्टर. ये हम बोलेंगे फोटो सेंसिटिव सरफेस सी. ये हमने बोल रखा है ऑलरेडी क्वार्ट्ज विंडो एंड थ्रू दैट रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसीज इंसिडेंट, यूजुअली यूवी रेज और थ्रू माइक्रोवेव मीटर बोथ आर कनेक्टेड. अभी यहां पर ऐसा रखते हैं क्योंकि हमें यहां पर इसका पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल चेंज भी करना है, वो ऑलरेडी हमने कर रखा है. तो यहां पर सिर्फ हम इसका सिंपलेस्ट डायग्राम, देन व्हाटएवर द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड they run towards to the anode. If A is at positive potential and photosensitive surface at negative potential, whatever the electrons are emitted कि जिसकी एनर्जी हायर है लोअर है, they run towards to the collector and enter into the collector because ये इसका positive potential, तो positive potential से वो attracted. And whenever they get into the collector, the microwave meter shows deflection. मतलब हमें करंट मिलेगा, which is called photoelectric current. Then अगर हम यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी चेंज करें, when we are changing the intensity of the incident radiations,
तो इंटेंसिटी हमने बोला था कि इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और यूनिट एरिया यूनिट टाइम में बोल देंगे तो जो इंटेंसिटी वही रेडिएशन, एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज h न्यू। तो नंबर के हिसाब से NHU, if we increase the intensity means we are increasing the number of photons incident। तो जितने photons incident होंगे उतना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे, they run towards to the collector and microwave meters with the deflection in the microwave meter increases, means on increasing the intensity of light photoelectric current increases। तब इसका जो भी ग्राफ है वो हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया है, ये हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, मतलब इसका ग्राफ हमें लीनियर मिलता है। जितने इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे इंटरेक्शन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री। और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट मतलब एमिट हो रहे सभी इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे और इसका करंट मतलब डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, तो करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज ऐसा बोल सकते हैं। ओके ना, यहां पर अगर हम इसको अब नेगेटिव पोटेंशियल पर रखें और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखें, देन ड्यू टू द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन में हमने बोला कि डायरेक्टली करंट जीरो नहीं हो जाएगा। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, कि जो यहाँ पर इंसिडेंट हुए एमिट हुए उसकी एनर्जी अगर थोड़ी ज्यादा है तो वो अंदर जाएगा, लेकिन कंपेयर टू फर्स्ट करंट तो कम होगा। एंड बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल द फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस। एट वन पर्टिकुलर वोल्टेज पर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, और उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम, उस वोल्टेज को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उससे रिलेटेड हमने ऐसे दो ग्राफ कर रखे हैं कि अगर हम सोचें यहां पर कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल बोलेंगे, ये नेगेटिव पोटेंशियल। अब इफ वी आर यूजिंग द थ्री डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, मतलब हमने बोला था कि ऐसे एक ही कलर की लाइट चूज करो बट विथ डिफरेंट इंटेंसिटी, लाइक रेड कलर बल्ब, रेड कलर की एलईडी, रेड कलर की ट्यूबलाइट या हैलोजन लाइट। तो अगर हम ऐसे यहां पर अलग अलग इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं ऐसे I1, I2 एंड I3, तो बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस, और यहां पर बोलेंगे हम I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। बट यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही है, मतलब एक कलर की ही लाइट है। जस्ट थिंक अबाउट द रेड कलर लाइट, तो रेड यही सब रेड कलर की, ये एलईडी की है, ये बल्ब है, और ये कोई ट्यूबलाइट या हैलोजन बल्ब है। तब हमने बोला था कि मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। इसीलिए यहां पर अगर हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करें कलेक्टर का, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, और यहां पर हमें कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट जीरो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस टू जीरो।
इट्स कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तब ये अगर कोई भी एक कलर, एक फ्रीक्वेंसी की लाइट, उसी के लिए सिर्फ हम बल्ब यूज करें तो भी यहाँ पर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही मिलेगा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मतलब मैक्सिमम एनर्जी, इससे रिलेटेड हम इक्वेशन बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी EV नॉट और जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो होगा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। Then maximum energy of photoelectrons depends on frequency, not on intensity. Intensity different है, एक ही कलर की लाइट है तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही मिलेगा। और इससे रिलेटेड हमने एक और ग्राफ कर रखा है इसको प्रूफ करने के लिए। ये हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब एक ही इंटेंसिटी वाली लाइट यूज करो, मतलब हमें कोई बल्ब यूज करना है बट 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। एक ही बल्ब यूज करो, लेकिन 3 डिफरेंट कलर्स के बल्ब। तो बल्ब में ऐसे एनर्जी इंटेंसिटी सेम रहेगी, लेकिन रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, तब क्या होगा कि एक ही इंटेंसिटी वाली लाइट है, एक ही बल्ब है तो सभी में करंट एक ही मिलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ हमें डिफरेंट मिलेगा। इतना हमने ऑलरेडी आगे डिस्कशन कर रखा है। दिस इज फॉर द फ्रीक्वेंसी nu1, nu2 and nu3. We can say nu3 greater than nu2 greater than nu1. मतलब as frequency increases, maximum energy increases, stopping potential increases. और यहाँ पर इस जो करंट आता है कि इसके बाद अगर हम नेगेटिव से सोचें कि अगर नेगेटिव पोटेंशियल हम थोड़ा थोड़ा एज ए इंक्रीज करते जाए, सॉरी डिक्रीज करें नेगेटिव पोटेंशियल, जीरो करके फिर पॉजिटिव पोटेंशियल करें कलेक्टर का, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा और थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट भी हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट होता है उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इसका मतलब हमने बोला है कि एज ए इंटेंसिटी इंक्रीज करो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, लेकिन यहां पर अब कोई भी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी सोचो तो उसके लिए हमें जो करंट मिलेगा वो ऐसे कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब यहां पर इफ यू आर इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ऐसे तुम कुछ थोड़ा ऐसे 1 वोल्ट रखो तो ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, 2 वोल्ट करोगे तो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है? व्हाटएवर द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। ये जो है कलेक्टर वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि यहाँ पर जो एमिशन हो रहे हैं उसके नंबर को इंक्रीज कर पाए। वो तो कौन करेगा? ओनली द रेडिएशंस। रेडिएशन इंसिडेंट हुए उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हुए कि जितना इंटरेक्शन ज्यादा एनर्जी का उतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे। ये तो सिर्फ उसको अट्रैक्ट कर सकता है। और हमें फॉर्मूला पता है फॉर द करंट कि करंट I इज इक्वल टू Q बाई T और क्वांटाइजेशन से NE अपॉन T मतलब नंबर। तो अगर हम सोचें कि यहां पर एज ए मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, तो कोई एक वोल्टेज पर मैक्सिमम 10 आ गए, उसके बाद तुम अगर इसका पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो भी क्या होगा? मैक्सिमम 10 ही अंदर आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तब
मैक्सिमम जो करंट मिलेगा और उसके बाद तुम पोटेंशियल इंक्रीज करो इसका, तो भी जितने यहाँ से एमिट हो रहे हैं मैक्सिमम 10, तो हर एक सेकंड में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन से एंटर होंगे। तो उसके बाद तो तुम पोटेंशियल कितना भी इंक्रीज करो, करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। लेकिन अभी हमें तो इंटरेस्ट है इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यहाँ तो सेम, यहाँ पर डिफरेंट है, तो भी यहाँ पर पोटेंशियल सेम मिला, यहाँ पर इंटेंसिटी सेम, then for the different frequency stopping potential will be different। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो अगर थ्रेशोल्ड से कम है फ्रीक्वेंसी तो हमें कभी भी करंट नहीं मिलेगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो जीरो ही रहेगा। और अगर किसी का ऐसा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर है, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, तो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस मैक्सिमम एनर्जी इंक्रीजेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। इसका ग्राफ हमें लीनियर मिलेगा। और कोई भी मेटल के लिए बोल दो ए, इसका जो भी है वो V नॉट A बोलेंगे। For the different metal, then work function will be different because work function depends on type of metal। तब इसका कुछ हमें यहाँ पर भी मिल सकता है, ये कोई भी मेटल, तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल VOB बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो भी फ्रीक्वेंसी है इससे ज्यादा होगा तब जाके यहाँ पर मिलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल की मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, उसके बाद जाके हमें रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करो, तब जो भी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से यहाँ तक वो बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द A, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द B। अब यहाँ पर अगर हम इसको नीचे एक्सटेंड कर दें तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो होती है वर्क फंक्शन फॉर द मेटल। मतलब यहाँ पर अगर तुम इसको पीछे एक्सटेंड करो और ये जो इंटरसेक्शन तुम्हें मिलेगा वो होगा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड दैट वी विल डिस्कस इन आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन। तो ये जो पूरा है वो आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन में आएगा। तो वो क्यों है, कैसे है, कैसे उसका वर्क फंक्शन मिलेगा, वो हम उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ रेफरेंस ले लो कि अगर तुम इसी ग्राफ को तुम ऐसे नीचे एक्सटेंड करो और उसका इंटरसेक्शन जो मिलेगा, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन फॉर द मेटल A, जिसको हम बोल सकते हैं फाई A। और ये जो यहाँ पर मिलेगा यहाँ से यहाँ तक वो हुआ वर्क फंक्शन फॉर द B। लेकिन अभी जो हमें करना है वो इससे रिलेटेड। तो अब हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सभी पॉइंट से हमें बोलना है। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी, first point for the photoelectric effect कि whatever the radiation जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मतलब the radiation, incident radiation, frequency of the incident radiation is greater than threshold frequency, then photoelectric current is directly proportional to the intensity। मतलब photoelectric current depend on
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फिर यहां से बोलेंगे कि द मैक्सिमम एनर्जी अदरवाइज वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पर जो भी फ्रीक्वेंसी है वो एक ही है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन frequency not on intensity। और वही हमें यहां पर बोलना है कि जो भी हमें सैचुरेशन करंट में, तो हम क्या बोलेंगे कि as intensity increases current increases, तो current depends on intensity, but stopping potential maximum energy depends on frequency not on intensity। then number of photoelectrons जो एमिट होंगे उसके लिए फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, इंटेंसिटी के ऊपर, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। and we can say whatever the process, मतलब जैसे रेडिएशन हम इंसिडेंट करते हैं फोटो सेंसिटिव के ऊपर, डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, मतलब द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियस। विदिन 10⁻⁹ सेकंड। जैसे रेडिएशन तुम इंसिडेंट करोगे फट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, इंस्टेंटेनियस एमिशन बोलते हैं। तो फिर से अगर प्रॉपर्टीज को रिवाइज करें, देन इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी not on frequency। then maximum energy otherwise stopping potential depends on frequency not on intensity of the light, and the emission of photoelectron is instantaneous, spontaneous within 10⁻⁹ सेकंड। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहां से भी बोल सकते हैं हम कि जो भी ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ही हमें मिलेगा, और फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस मैक्सिमम एनर्जी इंक्रीजेस। और जो एमिशन है वो स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटेनियस, डायरेक्टली एमिशन होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है विद ग्राफ। कभी भी पूछे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये ग्राफ के साथ तुम्हें पूरा उसका एक्सप्लेनेशन देना है। 1 2 3 4 चारों ग्राफ करने हैं और उसके बाद ये पूरा ऐसे लिखना है, तभी तुम्हें ऐसे मतलब गुड मार्क्स ऐसे मिलेंगे। जो तुम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए, तो पूरे परफेक्ट तुम्हें ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने पड़े। तो ये जो है ऐसे वीडियो पोस्ट करके देख लो। अब जो नेक्स्ट है टॉपिक वो हमारा है ऐसे कि वेव थ्योरी वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पर हमने बोला कि जो भी ऐसे लाइट है वो मेड अप ऑफ फोटॉन्स, मतलब पार्टिकल्स। तो यहां पर वेव थ्योरी क्यों बीच में आई? जब ऐसे बोल दिया कि द लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स मींस पार्टिकल, तो फिर वेव थ्योरी बीच में आई क्यों? तो जब ऐसे स्टार्टिंग हुआ
अगर हम ऐसे पूरे उसकी हिस्ट्री देखने जाए तब इन 17th सेंचुरी, देखो इन 17th सेंचुरी न्यूटन ने फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था कि जो भी लाइट है, लाइट मतलब हम बोल रहे हैं कि रेडिएशन इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। Light made up of particles 17th century, in beginning of the 17th century न्यूटन ने बोला। अब न्यूटन ने बोला तो ऐसा कोई भी साइंटिस्ट बोल दे, ऐसे हाई फाई साइंटिस्ट, तो सब लोगों ने मान लिया कि हाँ न्यूटन ने बोला तो सही होगा, वो तो कभी ऐसा गलत सजेस्ट करते नहीं। तो ऐसे, और ये जो पार्टिकल्स है उसकी थियरी उसने बोल दिया कॉर्पस्कुलर थियरी। उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट वेव ऑप्टिक्स में है, तो जैसे वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे थोड़ी बहुत ऐसे उसका डिस्कशन होगा वहां पर, ओनली एज ए ऊपर से डिस्कशन। तो ऐसे वो बोल दिया उसने कॉर्पस्कुलर थियरी एज ए पार्टिकल नेचर, और न्यूटन ने बोला तो सबने मान लिया कि हाँ ऐसा कोई भी ऐसे हाई फाई साइंटिस्ट बोलेगा, न्यूटन जिसने बहुत सारे लॉज दिए और उसने बोला कि लाइट इज पार्टिकल नेचर, तो क्या हाँ बराबर है, मान लिया कि लाइट एज ए पार्टिकल नेचर। लेकिन एट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी एक और साइंटिस्ट आया, ह्यूजेंस, और ह्यूजेंस ने बोला कि यहां पर ये जो भी लाइट है, रेडिएशन, वो वेव नेचर, और उसी ने ऐसे इंटरफियरेंस, तो यंग्स ने बोल दिया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी जो इफेक्ट है वो शो करती है कि लाइट possess द वेव नेचर। इसके सब एक्सपेरिमेंट है, इंटरफियरेंस, फिर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी हमें वेव ऑप्टिक्स में डिस्कशन करना है इसका। इसकी सब चिंता मत करो कि ये क्या है, नए वर्ड्स है, लेकिन हम पूरा करेंगे इसको 10th चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में। लेकिन ये जो भी है experiment, interference, diffraction, polarization, they can only explain कि whenever we consider the wave nature of the light। तो जैसे end of the 17th century ह्यूजेंस ने बोला, तो ह्यूजेंस ने भी उसके बहुत सारे लॉज दिए थे, तो सभी ने मान लिया कि हाँ चलो न्यूटन कुछ गलत हो सकता है, कई बार गलती हो जाती है किसी को बोलने में, और ह्यूजेंस ने बहुत सारे दिए थे तो बोल दिया कि हाँ ह्यूजेंस अब सही है, जो भी उसने एक्सप्लेन किया है, तो लाइट एज ए वेव नेचर, तो सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर अब एज ए इन 20th सेंचुरी में आया आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन ने फिर सजेस्ट किया कि लाइट possess पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट मेड अप ऑफ फोटोन। तब जाकर गड़बड़ चालू हुई। इसका मतलब जो ऐसे न्यूटन ने बोला था इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, वो 20th सेंचुरी के अंदर वापस एक्सेप्ट करना पड़ा सबको कि जो भी आइंस्टाइन ने थियरी दी है वो अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम ऐसे फोटोन पार्टिकल नेचर लाइट का कंसीडर करें तो ही उसको हम प्रूफ कर पाते हैं।
तो जो भी पहले न्यूटन ने बोला था वो सही था। देन व्हाट अबाउट द यूजेज, उसने ये सब एक्सपेरिमेंट दिए हैं तो वेव, तो तब जाकर अब कंपैरिजन चालू हुई बिटवीन वेव नेचर ऑफ द लाइट एंड फोटोन मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, और दोनों की कंपैरिजन, और कंपैरिजन का कंक्लूजन आया कि वेव थियरी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाती। द वेव थियरी वाज फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सभी के ऐसे टोटली व्यूज डिफरेंट है। तो अब करते हैं कि व्हाई द वेव थियरी वाज फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक साइड ऐसे वेव थियरी के अकॉर्डिंग सोचते हैं, और दूसरी साइड सोचते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या उसमें। चलो अब अकॉर्डिंग टू द वेव थियरी कि कोई भी यहां पर तुम मेटल सरफेस ले लो जिसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो बाउंडेड है, वो तो हमें पता ही है। एंड व्हेनेवर द रेडिएशन मतलब लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एनी मेटल सरफेस, अगर हम बोले कि इसकी इंटेंसिटी हाई है तो इंटेंसिटी हाई मतलब हाई एनर्जेटिक लाइट, और लाइट जो है वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब अगर इसकी एनर्जी हाई है तो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स भी वो हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करे इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे ऑसिलेशंस चालू होंगे। ऑसिलेशंस इन द सेंस वी कैन से इज एम्पलीट्यूड, तो हायर एनर्जेटिक जो भी ऐसे वेव्स है उसका एम्पलीट्यूड भी हाई होगा, और हाई एम्पलीट्यूड वाली रेज अगर हम इंसिडेंट करेंगे देन व्हाटएवर द इलेक्ट्रॉन्स आर emitted they are emitted with higher energy, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा हायर एनर्जी वाले का। और ऐसे बोलेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उसकी एनर्जी भी हायर होनी चाहिए। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या सजेस्ट करती है कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। वो तो हमने आगे ही किया कि मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट नॉट ऑन इंटेंसिटी। तुम ऐसे हाई इंटेंसिटी वाली करो तो वेव थियरी से ऐसा बोलता है कि हाई एनर्जी वाला एमिट होना चाहिए, लेकिन यहां तो मिलता नहीं। फिर जैसे हम बोलेंगे कि यहां पर लाइट इंसिडेंट हो तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हायर एनर्जी लाइट है तो डायरेक्टली एमिशन होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्क फंक्शन जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हायर एनर्जेटिक लाइट इंसिडेंट उसके एम्पलीट्यूड इंक्रीज होंगे और इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एमिशन होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी वर्क फंक्शन जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़े। एनर्जी जो है वो शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, मींस फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं वेव थियरी में, तो वर्क फंक्शन जैसा कोई पार्ट ही नहीं। हायर एनर्जी वाला इंसिडेंट करो डायरेक्टली हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए, बट ये दो जो पॉइंट्स है इसमें वेव थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। फिर नेक्स्ट पॉइंट सोचे कि जो भी मेटल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है और इसके ऊपर रेडिएशन हमने इंसिडेंट कर दिए, तो जो भी ऐसे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसकी जो भी एनर्जी है वो डिवाइड होगी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर।
कि total energy divided by whatever the electrons absorb the energy, मतलब the energy absorbed by per electron will be less. अगर पूरी तुम एनर्जी सोचो और उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो बोलेंगे एनर्जी एब्सॉर्ब बाय ईच इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा टोटल एनर्जी। अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो एनर्जी एब्सॉर्ब बाय ईच इलेक्ट्रॉन इज लेस। अब लेस एनर्जी है तो उसको एमिशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कि सम टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन, थोड़े टाइम के बाद निकलेगी, क्योंकि जो एनर्जी है वो सभी में डिवाइड होगी। तो अगर डिवाइड हुई तो एनर्जी एब्सॉर्ब बाय ईच इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस, तो उसको निकलने के लिए कुछ तो एनर्जी मतलब कुछ तो टाइम लगेगा। देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड आफ्टर सम टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एमिशन। But photoelectric effect suggests that it is instantaneous. Within a 10⁻⁹ second, emission is spontaneous. डायरेक्टली मिलेगा हमें emission। तो ये जो भी points है, which was not explained by the wave theory, that's why we can say the wave theory was failed to explain photoelectric effect.